हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक एक किताब से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और ये आज हम लोग बायोलॉजी का ही जैव प्रक्रम नामक चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसके प्रश्नों को इस तरह से समझेंगे और उनका याद भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हिल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसके ऊपर के प्रश्नों को हम लोग कल की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। हिल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो अगर ये अचानक से प्रश्न आ जाए कि हिल अभिक्रिया क्या है, तो अगर नहीं पता तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है बड़ी आसान अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या है ध्यान से देखिए। हिल अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया वही है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है हिल अभिक्रिया। तो देखिए, प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवकों में संपन्न होती है। यह निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। मतलब जो प्रकाश अभिक्रिया है ना, जो हरित लवक भोजन बनाते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसे ही हम लोग हिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों को ग्रेना में उपस्थित पर्णहरित में सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाती है। यानी जो ऊर्जा संचित होती किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। और हरित लवकों में एक चीज होता है ग्रेना। अगर पूछ लीजिए ग्रेना कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेना कहाँ पाया जाता है, हरित लवकों में पाया जाता है। अगला पॉइंट, ऊर्जान्वित क्लोरोफिल द्वारा जल H+ तथा OH- आयनों में प्रकाश अपघटन हो जाता है। यानी जो जल टूटता है वो किसमें टूटता है, H+ में और OH- में। जब क्लोरोफिल से जल टूटेगा तो H+ और OH- में टूट जाता है। पहली चीज ये हो गया, ये होता है इस हिल अभिक्रिया में। दूसरी चीज क्या होता है, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH- आयन परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती है। ये जो जल का आयन जो टूटा OH- आयन फिर से टूट जाता है H2O और O2 में। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि जो O2 गैस निकलती है पौधों की पत्तियों से, जो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात O2 गैस निकलती है, वो कहाँ से आती है, तो वो जल के अपघटन के पश्चात आती है। तो ये देखिए आपके सामने लिखा, जल का अपघटन हुआ ऐसे करके, फिर इस OH- में से O2 निकल गई, है ना। तीसरा पॉइंट, इसी ये सब हिल अभिक्रिया के ही स्टेप्स हैं। तीसरा, और एक पॉइंट क्या था कि जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। अगला पॉइंट, जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। इस क्रिया में H+ आयन NADP को NADPH2 में अपचयित कर देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में बदल देते हैं। ADP प्लस P से ATP बनती है। ADP से ATP के निर्माण को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, ADP से ATP का बनना। मतलब जो जल टूटता है H+ और OH- में टूटा, तो OH- तो खैर बदल गया किसमें, O2 में, और H+ क्या हुआ, वो गया ADP के पास, NADP के पास। NADP से क्या हुआ, NADPH2 बन गया, H इसमें से आगे H2 लग गया। अब ADP से ATP भी बन जाता है। इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न। तो हिल अभिक्रिया समझ में आई ना, हिल अभिक्रिया क्या होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, मूल दाब किसे कहते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से मूल दाब दर्शाइए। तो मूल दाब क्या होता है, मूल दाब माने जड़ का दाब, या ऐसे कुछ मूल जड़ का रूट प्रेशर है ना, रूट प्रेशर जड़ों का दाब। मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्थिर अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम वाहिका में पहुंचता है, बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। मतलब जो जड़ें होती हैं वो नीचे से जमीन से जल खींचती हैं, तो वो कहाँ जाता है, जड़ों में तो आता ही है, साथ में कहीं ना कहीं कुछ दूर तक वो तने में भी चढ़ जाता है। ये दाब होता है, किसी न किसी से चूसती हैं जब जड़ें, तो उसी के प्रेशर से ऊपर पानी चढ़ जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। बाकी ये प्रयोग द्वारा समझाया गया, तो प्रयोग से ठीक है, अच्छी बात है प्रयोग द्वारा, लेकिन इसका कोई खास हमारे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं होता। ठीक है।
निष्कर्ष यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि तने के कटे हुए भाग से पानी का बल पूर्वक निकलना मूल दाब के कारण होता है। तो अगर हम कभी देखें पौधे से अगर किसी तने को काटते हैं तो तुरंत उसमें से पानी निकलता है ना, तो पानी किसकी वजह से होता है? जड़ों के द्वारा मूल दाब जो होता है, जड़ खींचती है तो ऊपर भेजती हैं, उसी वजह से तने से पानी निकलने लगता है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाली व्याधियों का वर्णन कीजिए। तो ये बताना है कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और इसकी कमी से क्या होगा, वो सब बताना है। देखिए ध्यान से। तो पहला प्रश्न है, पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी और तीसरा विटामिन बी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए, यह हमें दूध, पनीर, मक्खन, अंडे की जर्दी, मांस, मछली का तेल आदि से प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है तथा त्वचा, कार्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लगती हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी होता है। त्वचा, कॉर्निया आंख जो होता है, आंख जहां से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है वो सब सूखने लगती है। इस विटामिन की कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है, नर सदस्यों में जनन क्षमता भी कम हो जाती है। तो विटामिन ए से ये भी होता है। विटामिन सी, यह हमें नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, आंवला, अमरूद आदि से प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग, रुधिर क्षीणता, जोड़ों में सूजन तथा मसूड़े फूलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी मतलब खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादातर खट्टे फलों में ही पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, ये सब चीजें होती, गालों में चटकपन आ जाना। विटामिन बी देखो, यह हमें पनीर, अंडा, मांस, दूध, फूलों तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग, आंखों में जलन तथा रुधिर क्षीणता, एनीमिया आदि रोग हो जाता है। तो एनीमिया भी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी में बहुत सारे B1, B2, B3, B6, B9, B8, B12 ये सारे होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग उसको भी आगे विस्तार से मिलेगा तो पढ़ेंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रुधिर क्षीणता मतलब एनीमिया कमी किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। B12 की खासकर उसमें कमी होती है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लसिका क्या है, अपोहन क्या है, रुधिर दाब क्या है, रक्त समूहपात क्या है, इन चीजों पर समझाइए। तो लसिका हमने कल पढ़ा था। लसिका क्या होता है? लसिका परिवहन तंत्र का काम होता है। परिवहन तंत्र दो तरह के हैं, एक है लसिका, एक है रुधिर। तो रुधिर हम लोग जानते हैं, लसिका के बारे में भी कल हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। लसिका ऊतक द्रव्य का अंश होती है। ऊतक द्रव्य का अंश होती है। लसिका भी एक तरह का ऊतक है। ऊतकों के बाह्य कोशिकीय तरल में रिसकर लसिका कोशिकाओं में पहुंचता है। इस प्रकार रुधिर, ऊतक द्रव्य एवं लसिका में प्लाज्मा ही आधारभूत तरल होता है। रुधिर में, ऊतक द्रव्य में, लसिका में प्लाज्मा एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रखता है। यह रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है जिसमें श्वेत रुधिराणु तो होते हैं लेकिन लाल रुधिराणु नहीं होते। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। लसिका का बहाव केवल एक ही दिशा में अंगों से हृदय की ओर होता है। तो ध्यान दीजिए, लसिका में कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लसिका जो होता है वो रक्त नहीं होता, रक्त से हट करके चीज होती है। और लसिका का बहाव केवल एक ही दिशा में अंगों से हृदय की ओर होता है। मतलब जो गंदा खून कह दो या फिर CO2, जिसमें CO2 को लेकर के ये शरीर के अंगों से हृदय में ले जाता है। सभी अंगों से हृदय की ओर होता है। लसिका में रुधिर, प्लाज्मा में पाए जाने वाले सभी लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल तथा O2 गैसें होती हैं। लसिका में सब कुछ तो होता लेकिन रुधिर नहीं, वो हीमोग्लोबिन नहीं होता, RBC नहीं होता, और इसमें O2 गैस होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अपोहन क्या है? डायलिसिस हम लोग जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर दें तो रुधिर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने के कारण कुछ ही दिनों में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे रोगी को बचाने के लिए मशीनों द्वारा उस रोगी के अपशिष्ट पदार्थों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। तो डायलिसिस किसे कहते हैं? जब वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसी को, रोगी को अपोहन विधि के द्वारा उसके शरीर में रक्त को छाना जाता है, उसे हम अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। रुधिर दाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है?
हृदय झटके के साथ रुधिर को धमनियों में फेंकता है। तो हृदय डायरेक्ट नसों में नहीं फेंकता है, किसमें फेंकता है? धमनियों में फेंकता है। जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। धमनियों में यह दाब दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रुधिर दाब होता है, वो हम कहाँ से मापते हैं? नसों से नहीं मापते हैं, उसको हम धमनियों से मापते हैं। नाड़ी जिसको कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, धमनियों से नापते हैं। रुधिर दाब दो प्रकार का है, प्रकुंचन रुधिर दाब और अनुशीतलन रुधिर दाब। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्या है? प्रकुंचन। हृदय के संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से पंप होगा। हृदय ऐसे होता है, मान चलिए ऐसे, तो ये जब यहाँ पे खून भरा होता है हृदय में, और ये जब दबेगा तो पंप करके बाहर बाहर खून भागेगा, तो ये होता है मतलब प्रकुंचन रुधिर दाब। तो इस समय रुधिर दाब अधिक हो जाता है, इसे प्रकुंचन रुधिर दाब कहते हैं। समान व्यक्ति में यह रुधिर दाब 120 mm होता है, mmHg होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, 120 होता है अधिकतम, न्यूनतम 80 होता है। समान व्यक्ति की बात हो रही है। यही जो न्यूनतम होता है उसी को हम अनुशीतलन कहेंगे, डायस्टोलिक कहेंगे। हृदय के शीतलन के समय धमनियों में रुधिर दाब घट जाता है, इसे अनुशीतलन रुधिर दाब कहते हैं। समान व्यक्ति में अनुशीतलन रुधिर दाब 80 mmHg होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो इसका याद रखेंगे, क्या क्या याद रखना कि अधिकतम रुधिर दाब 120 mm होता है, mmHg होता है, और न्यूनतम कितना होता है? केवल 80 mmHg होता है। तो रुधिर दाब रुधिर दाब कहाँ से नापते हैं? धमनियों से नापते हैं। जब हृदय से धमनियों में झटके से रुधिर जाता है तो उसी से रुधिर दाब होता है, उसी को बोलते हैं। रुधिर दाब को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र कहाँ में यूज होता है? हृदय के रुधिर दाब को मापने के लिए। तीसरी हेडिंग थी रक्त समूह क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो रक्त समूह की खोज किसने की था? इसकी खोज किया था लैंड स्टीनर ने किया था, आगे मिलेगा। तो चलिए देखें, हाँ लिखा भी है, लैंड स्टीनर ने यह पता लगाया कि मानव के लाल रुधिराणुओं की कोशिका कला में रुधिर और रुधिर प्लाज्मा में रुधिराणुओं के अभिश्लेषण से संबंधित प्रोटीन पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणुओं में उपस्थित ऐसे पदार्थों को प्रतिजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज कहते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। अब प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, ब्लड ग्रुप है, प्लाज्मा और रुधिर के चीजों को कंबाइन करके मापा जाता है। प्लाज्मा में वो होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, और रुधिर में क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। रुधिर में एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज किसमें होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। तो रुधिर वर्ग देखिए, इसमें इसको याद रखना है, जिसका रुधिर वर्ग ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? ए, एंटीबॉडी, एंटी बी, एंटीबॉडी। ठीक है, ए वाले में, बी वाले में बी होगा एंटीजन, एंटीबॉडी एंटी ए होगा। ए बी वाले में ए या ए तथा बी दोनों होंगे, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। ओ वाले में एंटीजन कुछ भी नहीं होंगे, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। तो ये चीज याद रखने वाली बात होती है। आगे, सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता। रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी तथा ओ। ए बी वर्ग का रुधिर साधारणतः सभी वर्गों का रुधिर स्वीकार कर लेता है। ए बी यानी सब सर्वग्राही होता है, अतः इसको सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वर्ग ओ का रक्त सभी को दिया जा सकता है, क्योंकि ओ वर्ग के रुधिर में कोई प्रतिजन नहीं होता, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। आजकल रक्त को एक अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है, उसमें एक विशेष रेसिस प्रोटीन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर RH+ या RH- होता है। तो आजकल RH+ फैक्टर और RH- फैक्टर नामक भी लोगों में रुधिर पाया जाता है। तो उसका मतलब होता है, अगर RH प्रोटीन है तो RH+ होगा, RH प्रोटीन नहीं है तो RH- होगा। RH क्या? रेसिस प्रोटीन की मात्रा होती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। एंटीजन कहाँ होता है? एंटीजन होता है ब्लड में, रुधिर में, और एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। ए वाले, जिसका रक्त समूह ए है, उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी एंटी ए होगा, और एंटी बी होगा। और
बी वाले में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए बी वाले में एंटीजन ए तथा बी दोनों के एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा, ओ वाले में एंटीजन कुछ भी नहीं होगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कितना है, आज हम लोग कहाँ तक समाप्त कर सकते हैं, चलिए देखेंगे जहां तक समाप्त होगा। अगला, रंध्र की संरचना का वर्णन कीजिए। रंध्र, रंध्र समझते हैं, रंध्र कहाँ होता है, रंध्र होता है बॉडी उसमें पौधों की पत्तियों में, तो उसी को बताना है। रंध्र प्रायः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें रंध्र को छोटा, बड़ा या बंद करने की क्षमता होती है। तो देखिए रंध्र छोटा, बड़ा या बंद भी हो सकता है, ऐसा सिस्टम होता है पत्तियों के अंदर। प्रत्येक रंध्र की संरचना सेम के बीज की तरह होती है। इसकी बाहरी भित्ति पतली तथा भीतरी भित्ति मोटी होती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। तो रंध्रों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में एक छिद्र पाया जाता है। ठीक, तो ये बात तो रंध्र के बारे में पता है, उसमें बीज के सेम के आकार का होता है, उसमें बहुत हल्के हल्के छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा भी कहते हैं। हरित लवक इसी में पाया जाता है। ये सब चीजें समझते हैं। आगे, जीवों में स्वांगीकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्हाट इज स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण एसिमिलेशन बोलते हैं। अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण कर उसे जीवद्रव्य के रूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी छोटी आंत में भोजन को अच्छे से ग्रहण कर लिया, अब ग्रहण करने के बाद उसका श्वसन क्रिया के द्वारा मतलब अवशोषित होगा, पचित होगा, उसके बाद उसका जीवद्रव्य के रूप में विलीन हो जाना, उसका अंगों के रूप में बन जाना, कोशिका का अंग जीवद्रव्य बन जाना, भोजन का एकदम इंपॉर्टेंट चीज लेकर के उसको जीवद्रव्य बन जाना, वह स्वांगीकरण, मतलब भोजन का शरीर में लगना स्वांगीकरण कहीं ना कहीं होता है। भोजन का यूज होना, भोजन का सही ढंग से यूज होना स्वांगीकरण है। सभी जीवों में यह क्रिया आवश्यक तथा समान रूप से होती है। इसी से जीव की वृद्धि होती है। पाचन से कोशिका को भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में विलेय अवस्था में प्राप्त होते हैं। इन सरल पदार्थों को कोशिका में होने वाली विशेष क्रियाओं के द्वारा जीव द्रव्य के जटिल यौगिकों के रूप में संश्लेषित किया जा सकता है। स्वांगीकृत खाद्य तत्वों का भाग अलग अलग हो सकता है, जैसे ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए काम आता है, तो कुछ ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल भी इसी काम में आते हैं। अन्य पदार्थ टूट फूट की मरम्मत करते हैं। तो मतलब वही चीज है, ग्लूकोज बनना, प्रोटीन बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना, ये सब चीजें का बनना शरीर के अंदर भोजन का इन चीजों में कन्वर्ट होना, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। आते हैं आगे, आंत्र रस कहाँ स्रावित होता है, इसमें उपस्थित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताइए। तो आंत में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है, आंत रस कहाँ स्रावित होता है, ध्यान से देखिए। तो आंत रस आंत ग्रंथियों से स्रावित होता है। आंत रस कहाँ से बनेगा, आंतों की ग्रंथियों से बनेगा। इस इरेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो ये ध्यान रखना, इरेप्सिन क्या है, इरेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है या आंतों में पाया जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए थे, अंतर स्पष्ट करना है, इनको हम लोग पीछे से नहीं देखेंगे, यहीं पर जो जो प्रश्न है उन्हीं को हम लोग सवाल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम आप लोग जानते हैं ना, जल का परिवहन करता जाइलम, जो फलों का यानी भोजन का परिवहन करता वो फ्लोएम। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाता है। जल को भी पहुंचाता है और खनिज लवणों को भी पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां जब ग्लूकोज बनाती हैं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से, तो उसमें से जो बनता है वो शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम। ये नीचे से जल तथा खनिज लवणों को ऊपर पहुंचाता है। यह निर्जीव ऊतक होता है जाइलम, सजीव नहीं है। यह फ्लोएम सजीव होता है, इसका भी ध्यान रखिए। इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है जाइलम की, और इसकी भित्ति कम मोटी होती है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, श्वसन क्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है।
ठीक। श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया सांस लेना नहीं है, इस बात को आप समझिए कि हम लोग जो सांस लेते हैं वही श्वसन है, ऐसा नहीं है। श्वसन क्रिया शरीर के अंदर होने वाली क्रिया है। मतलब हम लोगों ने जो सांस लिया, फेफड़ों में सांस को, हवा को पहुंचा दिया, अब फेफड़ा 78% जो नाइट्रोजन है उसको छान के बाहर निकाल देगा, CO2 का, एक ऑक्सीजन का कुछ यूज करेगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा, उसका जो भी करेगा। तो जो हम लोग श्वास लेते हैं ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वसन क्रिया शरीर के अंदर होती है। जब ऑक्सीजन ले लेता है तो ऑक्सीजन शरीर के समस्त अंगों में जाती है और भोजन को पचाने का काम करती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म करती है, वो होता है श्वसन। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया, बाकी श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया होती है। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन अंदर जाके जलती है। देखिए श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, श्वसन क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होना श्वसन है, ध्यान रखिएगा। भोजन शरीर के अंदर है, जब वो जलता है, भोजन अंदर जाकर के जलेगा, उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, ये अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाएगा, ये श्वसन है। इसी का उल्टा क्या होता था, प्रकाश संश्लेषण, और ये श्वसन है। तो एक बार श्वसन को हम लोग फिर से लिखते हैं। कौन सा रिएक्शन श्वसन का, देखिए हमने क्या किया, ग्लूकोज शरीर के अंदर से लिया C6H12O6, ग्लूकोज को ऑक्सीजन जा करके दहन करेगी तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस कुछ ऊर्जा बनेगी। ये है श्वसन की क्रिया। इसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता, ये प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होती है। बैलेंस करो, 6 यहाँ पे 6 लगाओ, तो 6 ये, अब यहाँ पे 6 दूनी 12, अब 12 6, यहाँ पे अगर हम लोग 6 करें 6 दूनी 12, हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे, 6 12, 6 यहाँ पे करो, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 6 कम 6 6 6 दूनी 12 6 18, 36, 6 दूनी 12 12, यहाँ पे आएंगे 6 लगाओ, ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ठीक है, ये होती श्वसन की अभिक्रिया। ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण, ठीक। श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा जल बनते हैं और ग्लूकोज में बंधित ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है। तो ये धीरे धीरे क्रिया होती है, एकदम तुरंत नहीं होने लगती है, जिसे कोशिका के अंदर विशेष एटीपी अणुओं में संग्रहित कर लिया जाता है। जो ऊर्जा बनती जाती है 38 एटीपी ऊर्जा ऑक्सीश्वसन में और 2 एटीपी ऊर्जा अनऑक्सीश्वसन से निकलती है, तो वो इकट्ठी होती रहती है, उसी को एटीपी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं इसी एटीपी को। इस प्रकार श्वसन क्रिया में ऊर्जा ग्लूकोज से एटीपी में स्थानांतरित होती है, ये चीज है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं हम एक अगला प्रश्न, काफी सारे प्रश्न है, देखिए ना, बहुत चीजें हैं, आपको समझते को बहुत सारी मिलेंगी। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो इस चित्र बना है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का। देखो 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। तो बायां निलय, नीचे वो होता है, ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। तो अलिंद देखो, दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, और नीचे वाला ये निलय है, बायां निलय दायां निलय। और उसके बाद महाशिरा, पश्च महाशिरा नीचे से आती है, दैहिक महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा होगा कहीं, फुफ्फुस महाधमनी। तो ये चीजें इस तरह का हृदय का चित्र होता है, इसी से पंप होता रहता है 24 घंटा, हर समय हर सेकेंड ये चलता रहता है। ये ऐसी ऊतक होते हैं, इस तरह से ऊतकों से बना है। अगला देखो, पित्तरस शरीर के किस अंग में बनता है, पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पित्तरस का निर्माण यकृत मतलब लीवर में होता है। पित्तरस का महत्व क्या है, यह क्षारीय होता है। तो पित्तरस क्षारीय होता है, यह भोजन की अम्लता को दूर करता है, क्योंकि भोजन में हमारे शरीर से HCl निकलता है। अब पित्तरस जाके उसको क्षारीय होता तो क्षार और अम्ल मिलकर लवण बन देता, उदासीन कर देता है।
तथा अग्नाशयी रस के प्रो एंजाइम को क्रियाशील अवस्था में बदलता है। तो इसका काम क्या होता है? अग्नाशयी रस को प्रो एंजाइम को क्रियाशील करता है। अग्नाशयी रस को कहता है कि तुम उठो और आगे काम करो, उसको क्रियाशील करता है। आगे निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन, तो ये चीजें हम फिर कभी देखेंगे, ठीक है। वैसे बता दें, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनॉक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। श्वासोच्छ्वास क्या अभी जो हमने बताया था थोड़ी देर पहले, तो वो चीज समझा दिया था। आगे, कवकों में पोषण किस विधि द्वारा होती है? तो कवक विषमपोषी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? विषमपोषी। कवक समझते हो? कवक जैसे वो होते नहीं है जो फफूंद पड़ जाती है, कवक जैसे कुकुरमुत्ता, ये विषमपोषी हैं, सपोषी नहीं है। सूर्य के प्रकाश से भोजन नहीं बनाते हैं, इनमें हरित लवक नहीं होता, इसलिए क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए तो ये विषमपोषी हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। यानी परजीवी होते हैं, कहने का मतलब पादपों के परजीवी भी कह सकते हो बोलचाल की भाषा में। तो कवक विषमपोषी होते हैं, ये ध्यान रखना है। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो परजीवी दो प्रकार के हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। मतलब शरीर के बाहर बाहर जो रहे वो बाह्य परजीवी, शरीर के अंदर जो घुस के रहते हैं वे अंतः परजीवी। जैसे खटमल, जूं, ये सब बाहर रहते हैं तो ये बाह्य परजीवी बालों में रहते हैं। और अंतः परजीवी जैसे फीतक रंग और एस्कैरिस, ये अंतः परजीवी हैं, ये शरीर की आंतों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं मतलब हो जाते हैं तो नुकसान करते हैं, हमेशा नहीं पाए जाने चाहिए, ठीक है। ये अगर है शरीर में तो इनको हटाइए किसी तरीके से। पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य लिखिए। तो पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होगा? HCl का काम क्या होगा? अम्ल है, पचाने का ही काम करेगा। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, सही बात है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, HCl है तो सड़ने से बचाता है। यह भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। HCl से जैसे कोई बैक्टीरिया टकराया तुरंत जल के नष्ट हो गया। यह भोजन की प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। आगे, वृक्क के मुख्य कार्य बताए। तो वृक्क मतलब किडनी। किडनी का काम क्या होता है? ये क्या करता है? रुधिर दाब का नियमन करता है। तो ये छन्नी बहुत मजबूत छन्नी होती है, तो ये रुधिर को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर वृक्क एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन रुधिर में मुक्त करते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ये हार्मोन कहां से निकलता है? वृक्क से निकलता है, ठीक है। तो रुधिर को कंट्रोल करता है। वृक्क होम्योस्टेसिस का कार्य करता है। वृक्क पीएच का नियमन करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, पीएच कितना होना चाहिए कितना नहीं। ज्यादा पीएच शरीर में बढ़ गया या ज्यादा पीएच हो गया तो उसको मूत्र के माध्यम से निकालता रहता है। छानने का काम इसी का होता है। जो शरीर छानता भी किस तरह से है? शरीर को देखते हुए छानता है, शरीर में जितनी आवश्यकता उसी हिसाब से छान के बाहर निकालता है, ऐसी छन्नी होती है। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का भी नियंत्रण करता है ना। अब आगे देखो, इसका ध्यान रखेंगे। एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन कहां से निकलता है? ये वृक्क से निकलता है। कब? जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती तो ये हार्मोन छोड़ता तो ऑक्सीजन को पूर्ति करता है। आगे, क्या कारण है कि पौधों में उत्सर्जी अंग की आवश्यकता नहीं होती है? पौधों में देखिए कोई उत्सर्जी अंग, उनसे पत्ती से और डाली से, टहना से, जड़ से, तना से, कहीं से भी कुछ भी उनसे निकल सकता है। पत्तियों से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। और कभी देखो गोंद वगैरह जो निकलती, पानी टपकता है अंदर से निकलता है, वो सब कहीं से भी निकल जाते हैं, इसमें कोई विशेष अंग नहीं होते। तो ऐसा क्यों? पौधों में अपचय की क्रिया बहुत कम होती है। अपचय समझते हो? कैटाबोलिक, खंडन बहुत कम करता पौधा, चीजों को तोड़ता बहुत कम है। पौधों में अपचय क्रिया से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ का अपचय क्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। जो भी चीज निकालता है उसका फिर से यूज कर लेता है। इन सभी कारणों से पौधों में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा भी कम रहती है, इसलिए पौधों में उत्सर्जन के लिए विशेष उत्सर्जी अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जैसे पदार्थ ने, पौधे ने कोई चीज छोड़ा, मान के लिए CO2 गैस निकाला, तो CO2 गैस का वो फिर से यूज कर सकता है ना। कैसे कैसे कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य का प्रकाश लिया और फिर उसने यूज कर लिया। ऑक्सीजन निकालता उसका भी यूज कर लेता श्वसन क्रिया में, तो ये पौधा कर लेता है। और कोई चीज मान लो पत्ती है,
टूट के गिरी, नीचे सड़ गई तो फिर से उसका यूज कर लिया खाद के रूप में। तो ये सब तो पौधों में इसीलिए कोई उत्सर्जन नहीं होते हैं। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण द्वारा होने वाले रोगों के नाम तथा लक्षण लिखिए। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो बताना है। तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण द्वारा होने वाला रोग है क्वाशियोरकर तथा मेरास्मस। क्वाशियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मेरास्मस को सूखा रोग कहा जाता है। क्वाशियोरकर के लक्षण, बच्चों को भूख कम लगती है, शरीर सूजकर फूल जाता है, बहुत सा फूला फूला शरीर है मतलब क्वाशियोरकर है। बाल सूखे तथा चमक रहित हो जाते हैं, त्वचा शुष्क और कांतिहीन हो जाती है, ये क्वाशियोरकर की वजह से होता है। त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और त्वचा फट जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये सब क्वाशियोरकर की वजह से। और मेरास्मस से क्या होता है, शरीर सूखने लगता है, चेहरा दुर्बल तथा आंखें कांतिहीन व धांसी धांसी हो जाती है। तो क्वाशियोरकर में शरीर खूब फूल जाता है, अब मेरास्मस में शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर दुबला पतला दिखाई देता है। ये सब किसकी वजह से होता है, ये होता है मेरास्मस की वजह से। अब देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर कहता है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है, इनके ठीक अनुपात में होने से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। अतः विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहते हैं। मतलब वो भोजन जो हमारे शरीर को हमारे शरीर के हिसाब से यूज करने को दे, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। हमारा आहार संतुलित तभी कहलाएगा जब हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर पाएगा। हमारी शारीरिक जरूरतें कई कारणों पर निर्भर करती हैं, जैसे आयु, लिंग, जलवायु, शारीरिक कार्य आदि। मतलब जिस हिसाब से कोई व्यक्ति कार्य करेगा, उसकी आयु कितनी है, इन चीजों के हिसाब से ही उसको भोजन चाहिए। और किसी को बहुत कम भोजन चाहिए लेकिन ज्यादा मिल जाएगा तब भी वो संतुलित भोजन नहीं है उसके लिए। हमारा संतुलित आहार भी इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। यह मात्रा निर्धारित करने से पूर्व हमें यह जानना भी आवश्यक है कि शरीर कितना काम करता है, उसमें कितनी टूट फूट होती है तथा उसे कितनी गर्मी की आवश्यकता होती है। साथ ही विभिन्न भोजन तत्वों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का ज्ञान भी आवश्यक है। तो ये सब चीजें आवश्यक है, उसी के हिसाब से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। आगे, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है। तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है कूड पाद की सहायता से ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करेगा, कूड पाद से। अब कैसे ग्रहण करेगा देखते हैं। अमीबा में अंतर ग्रहण, मतलब अमीबा में भोजन का ग्रहण करना। जब यह किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे पकड़ने के लिए कूटपाद बनकर उसकी ओर बढ़ता है। तो यह कूटपादों द्वारा चारों ओर से घेर लेता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब ये कूटपाद की तरह बन जाता है, उस भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, जिससे एक प्याले नुमा रचना बनती है। इसे फूड कप कहते हैं। बाद में कूटपाद अपने सिरों पर परस्पर संगलित होकर खाद्य रिक्तिका फूड वोकल का निर्माण करके इसे एंडोप्लाज्म में डाल देते हैं। तो समझ रहे हो कैसे भोजन लेता है, कूटपाद बन जाएगा, उसके चारों तरफ भोजन को घेर लेगा, और घेर लेने के बाद क्या करता है कि फूड वोकल बनाएगा, उसको भी एंडोप्लाज्म में डाल देता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अमीबा वाला कि अमीबा कैसे भोजन को ग्रहण करता है। आगे, रुधिर के प्रमुख कार्य लिखिए। रुधिर के कार्य, रुधिर का कार्य क्या क्या हो सकता है देखिए। विभिन्न पदार्थों का परिवहन, दूसरा ऑक्सीजन का परिवहन, कल हमने पढ़ा था इस चीज को, है ना। चलिए पहले एक देख लेते हैं, देखते चलते हैं। रुधिर का कार्य विभिन्न पदार्थों, कई चीजों का यह परिवहन करता है। क्या क्या, रुधिर प्लाज्मा में घुले हुए विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं में उत्पन्न वर्जित पदार्थों को कोशिकाओं से हटाता है। अच्छे पदार्थों को हर कोशिका तक पहुंचाता है, शरीर की लास्ट से लास्ट सेल तक रुधिर पहुंचाता है, ठीक है। और वहां से जो खराब चीजें होगी जैसे CO2 हो गई, इन चीजों को वहां से लेकर के फिर से बाहर निकालता है, फेफड़े तक पहुंचाता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, आंत से अवशोषित पोषक पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है, ये काम इसी का होता है। उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है,
शरीर ऊतकों में उपापचय क्रियाओं से बने उत्सर्जित पदार्थों जैसे CO2 तथा यूरिया को रुधिर अंगों तक पहुंचाता है। ये काम इसी का होता है। अन्य पदार्थ जैसे रुधिर हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, लवण, एंजाइम आदि को भी शरीर के सभी भागों तक ले जाया जाता है। तो सबसे मेन काम रुधिर का ही होता है। इसलिए शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। खून है तो हर काम सही होगा, पाचन क्रिया भी सही होगी, मनुष्य स्वस्थ होगा, दिमाग सही होगा, सब कुछ सही होगा। खून की अधिकता, खून जितना अधिक होगा शरीर उतना ही स्वस्थ होता है, शरीर के सारे अंग उतना ही फास्ट काम करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, देखो कैसे। लाल रुधिराणुओं आरबीसी का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के साथ अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह रुधिर द्वारा शरीर की सभी ऊतक कोशिकाओं को ऑक्सीजन तक पहुंचाता है। ऊतक द्रव के संपर्क में आने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त करता है और मुक्त ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो मतलब ये हीमोग्लोबिन लेकर के चलता तो वहां से ऑक्सीजन से क्लियर करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आता है और वो लेकर पूरे शरीर में जाता है, उसी से सारी कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम है शरीर के ताप का नियमन करना, है ना। रुधिर शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। थक्का बनाना, इसके लिए कौन सा प्रोटीन यूज होता है? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन यूज होता है। चोट लगने पर रुधिर में थक्का बनाने और घाव को भरने की अपूर्व क्षमता होती है। रोगों से रक्षा होता है। रुधिर के श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके या उन्हें निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। घाव को भरना, माइक्रोफेज कोशिकाएं खुले घाव पर पहुंचकर घाव भरने की प्रक्रिया को शुरू करती है। ये सब चीजें रुधिर के द्वारा ही होती है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट बात है, रुधिर शरीर का ताप भी कंट्रोल करता है, शरीर के ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, एंजाइम, प्रोटीन, लवण, खनिज लवण, इन सब चीजों का परिवहन करता है। शुद्ध वायु को फेफड़ों से